हेलो गाइस, नमस्कार। मैं अनिल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नील कमल क्लासेस। तो अभी हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स में हम पहुंच गए थे स्टार्न डार्विन एक्सपेरिमेंट तक, यानी हमारा जो पहला चैप्टर है वो खत्म होने का, एंड होने का है। और शायद इसमें नेक्स्ट वीडियो के अंत तक स्टार गैलेक्सी एक्सपेरिमेंट है वो खत्म कर देंगे, और उसके बाद एक दो वीडियो नहीं, उसके 3-4 लेक्चर के बाद में ये चैप्टर खत्म करके हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अभी हमारा जो एक एक वीडियो बन चुका है ऑलरेडी इस पे स्टार गैलेक्सी एक्सपेरिमेंट पे, जिसमें हम बात पहुंच गए थे फोर्थ फोर्थ तक, यानी जब हम किसी उसको अनचार्ज या न्यूट्रल एटम को छोड़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, इन होमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें क्या फोर्स लगता है सबको देखा। अगर चार्ज पार्टिकल लेते हैं तो कैसे इफेक्ट होता है, अगर चार्ज पार्टिकल लेते हैं तो कैसे इफेक्ट होता है, और होमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं तो क्या, क्यों ये मतलब सब जरूरी है। तो मैंने 3 चीजों पे फोकस किया था, एक तो न्यूट्रल एटम, और एक इन होमोजेनियस ये, और ये एक हमने जो लिया था सिल्वर लिया था, यही सब। तो उस पे देखते हैं। और इसका एक में शेप था जो रिमाइंड करवा देते हैं, इस टाइप का शेप लिए थे। तो ये सब इसका 2-3 चीजें हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का हमने शेप बनाया था और उसका रीजन भी दिया था। तो अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे पहले जाके प्रीवियस वीडियो देखिए। अगर इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो इसका पहला पार्ट देखिए, इससे आपको अच्छे से समझ जाएगा। हमने, हालांकि वो लंबा है, ज्यादा टाइम लिया, लेकिन हमने ईच एंड एवरी पॉइंट को अच्छे से स्टेप टू स्टेप, पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो इससे आपको समझने में, टॉपिक समझने में आसानी रहेगी। और आज इसका कंटिन्यू करते हैं। और अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियोस देखना चाहते हैं तो उनका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो दिए गए डिस्क्रिप्शन के आधार पर आप हमारे प्रीवियस वीडियोस पर डायरेक्ट मूव हो सकते हैं और हमारे वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक था वो है स्टर्न गार्लिक एक्सपेरिमेंट। इनका प्रोनाउंसिएशन भी पता नहीं क्या फ्रीजर शूट कर रहा है? तो इसमें हम क्या कहते हैं, इसमें हम फोर्स फाइंड आउट कर लिए थे। तो फोर्स का वैल्यू मिला था, वो फोर्स लगना था, एक डायरेक्शन में मिला था, एफ जेड डायरेक्शन में। और फोर्स का वैल्यू मिला था, वो था इस प्रकार से, यहाँ पे हमें मिला था। ये फोर्स मिला था एफ। तो अब हमें फोर्स मिल गया, और फोर्स तो सर हमने देखा था कि डिफ्लेक्शन हमें किस चीज में निकालना है। चलिए थोड़ा सा हल्का सा डायग्राम बना के पीछे वाला पार्ट और देखते हैं, काम का चीज है। यहाँ से जब हम ये मैग्नेटिक लगाए थे, और उससे जब ये निकला था, और इससे मैंने बोला डिफ्लेक्शन होगा, तो ये ऐसे कुछ इस प्रकार से हमने प्लेट लगाई थी, ऐसे लगाई थी। तो जब यहाँ पे था आइटम, जब यहाँ से पीछे आ रहा था, तो ये जेड डायरेक्शन है ना, हाँ ये जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक था, हमने माना ये जेड डायरेक्शन। तो जेड डायरेक्शन में इसका जो एटम आ रहे थे उसका वेलोसिटी कितना था, कोई बता सकते हैं? मतलब यानी जब मूव कर रहा था इस ऐसे इस डायरेक्शन में, तो इसमें जेड डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना था? 0, क्योंकि ये इसमें वाई एक्सिस में मूव कर रहा है ना। तो ये सिर्फ वाई एक्सिस में, तो हमें क्या डिफ्लेक्शन क्या, हमें किस डायरेक्शन निकालना है? जेड डायरेक्शन। तो स्टार्टिंग में हमारा एक स्टार्टिंग पॉइंट जब तक कि वो इससे मैग्नेटिक फील्ड से ना बदल जाए, तब तक वेलोसिटी था उसका, वो जेड डायरेक्शन में आ रहा है 0। अब ये चीज मैं क्यों लिया हूं, इसके लिए देखते हैं। हम जानते हैं डिफ्लेक्शन होता है किसी भी फोर्स के कारण या किसी चीज का एक्सीलरेशन आने के कारण। उसके लिए हम फॉर्मूला जानते हैं, वो क्या होता है, s = ut + ½ at²। हमें इसमें u है इनिशियल वेलोसिटी, वो हमें पता करनी है। और ये वेलोसिटी s शिफ्ट के कारण, s शिफ्ट यहाँ पे कौन सा जेड डायरेक्शन में ले रहे हैं, इसको कर देंगे जेड। यहाँ पे s एक चीज से नहीं ले रहे, क्योंकि हमें इधर एक नया चीज देखने मिलेगा लास्ट में, और उसी को हम करेंगे s से डिनोट। तो यहाँ से s उस चीज के लिए, मतलब फिर कंफ्यूजन हो जाएगा समझने में दोनों। तो इसको जो डिफ्लेक्शन आ रहा है उसको मैंने क्या लिया, जेड लिया। तो
अब इस फॉर्मूले के आधार पर देखिए, हमें फोर्स मिल गया, हमें ये फॉर्मूला पता है, यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज क्या होगा वो भी देख लेते हैं। फोर्स हमें मिल रहा है, एक्सीलरेशन इसका जरूरत है, तो इसके लिए रिलेशन में क्या आता है, हमें ये फॉर्मूला हमें चाहिए। अब तीन फॉर्मूले मिला के हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे इसमें ये जीरो होने की वजह से ये तो हो जाएगा कैंसिल आउट, और जेड की वजह डायरेक्शन में ये मैं क्या करता हूँ, जेड की डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगा, वो होगा हाफ ए टी स्क्वायर। अब अगर एक चीज देखें तो जेड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सीलरेशन के, एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। जेड है वो ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ए वो एफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एफ है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, म्यू एल दिख रहा है उधर। तो एफ है वो है म्यू एल जेड के बराबर। इससे हम एक चीज बोल सकते हैं, वो है कि जेड है वो म्यू एल जेड के बराबर। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो हम क्या करते हैं, सीधे फॉर्मूले से ले लेते हैं। जेड को ए टी और इसको हम क्या लिख देंगे, ए इक्वल टू हमारा हो जाएगा एफ बाई एम, इसको लिख दिया एफ बाई, ये हमारा हो जाएगा टी स्क्वायर। आगे इसको अगर सॉल्व करें तो जेड डिफ्लेक्शन होगा, और अगर मैं इसको वैसे लिख दूं तो और बी जेड डिवाइड बाई 1 बाई एम टी स्क्वायर, ये यार है। अब हम इस चीज को देखें, जेड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है म्यू एल। अब तो मान सकते हैं ना, ये मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इसी से ही हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा, इसी से ही हम एक्सपेरिमेंट, क्योंकि ये हम क्या पता करने की कोशिश करें थ्योरी की वजह से, इसमें जो ऑब्जर्व मिलेगा इसमें ऑब्जर्व डाटा आएगा, और इसका जो वैल्यू आएगा उसमें हम रिलेशन निकालेंगे। तो इसके लिए हमें ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको यूज किया। हो गया। अब हम क्या करते हैं कि अगर इसको देखें तो अगर इस पे जो डिफ्लेक्शन है वो जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब ये है कि अगर जेड का वैल्यू कम हुआ, इसका म्यू जेड का वैल्यू कम हुआ तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन कम होगा। अगर म्यू जेड का वैल्यू ज्यादा हुआ तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, यानी ओवरऑल ये इस पर डिपेंड करेगा। तो हमें डिफ्लेक्शन के लिए जिम्मेदार चीज क्या है, वन ऑफ द जिम्मेदार, ऐसे तो और भी फैक्टर है लेकिन जिम्मेदार चीज है ये। अब हम इस पे क्या करते हैं, अलग अलग चीज से देखते हैं, क्योंकि ऑब्जर्व डाटा मिलेगा वो मैं स्टार्टिंग में बताया कि चौंकाने वाला था। तो हम क्या करते हैं, पहले अलग अलग चीजों से देखते हैं कि अगर क्लासिकल से देखते तो क्या होता, क्वांटम मैकेनिक्स से देखते तो क्या होगा, और एक थर्ड चीज जो हमें मिलेगा अलग ही मिलेगा उसको, और उससे हमें एक चीज नई चीज देखने को मिलेगी, उससे क्या होता है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं जब क्लासिकल मैकेनिक के आधार पर इसका कैलकुलेशन करें तो हमें किस टाइप का रिजल्ट मिलना चाहिए, किस टाइप का, इधर जो स्पेक्ट्रा बोले, स्पेक्ट्रा नहीं, इधर जो ये प्लेट पर जो टकरा रहे हैं उसमें किस टाइप का जो ऑब्जर्वेशन है या हमें दिखना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स से सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पे हमें ये लिख ही लेते हैं म्यू एल जेड। तो अब हम क्या करते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स से देखते हैं। तो फ्रॉम क्लासिकल मैकेनिक्स, वो रिकॉर्ड हो जाएगा साथ में, फ्रॉम क्लासिकल मैकेनिक्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहता है, क्लासिकल मैकेनिक्स इसके आधार पर है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स क्या देगा कि ये अगर इस पे डायरेक्ट डिपेंडेंट है तो इसका वैल्यू क्या चीज हो सकता है, इसका वैल्यू इसके म्यू माइनस म्यू एल जेड से लेके म्यू एल जेड के बीच में जाएगा, ये तो होगा। म्यू एल जेड का वैल्यू है वो कितना आएगा, या तो उसका मिनिमम कितना हो जाए माइनस म्यू एल जेड, और अधिकतम कितना है म्यू प्लस म्यू एल जेड। कैसे, म्यू एल जेड एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, इसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर को हम ग्राफ से देखते हैं। तो ये हमारा म्यू एल जेड, ये मतलब ये एक्सेस है, यहाँ पे हमारा मैक्सिमम और यहाँ पे ये
तो साथ साथ में ये डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। अगर मान लेते हैं हमारा ये है तो, और ये थीटा है, म्यू z क्या है। अब क्या होगा, जिस डायरेक्शन में होगा उससे, तो अगर इसका डायरेक्शन थीटा 0 हो गया तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, म्यू z। तो जैसे जैसे डायरेक्शन हो गए 0 परपेंडिकुलर ऐसे होगा तो मिनिमम कितना आएगा, माइनस म्यू z। ये तो आएगा यहाँ पे। अगर इसका कंपोनेंट अधिकतम ये है, थीटा चेंज हुआ तो इतना आया, यहाँ पे आ गया तो ये है। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है इधर, इसका ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम ऐसे। तो थीटा चेंज होने की वजह से हमें जो है, तो इसका मिनिमम और मैक्सिमम इसके बीच में कुछ भी मिल सकता है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इससे आधार पर अगर हम ऑब्जर्वेशन देखें तो हमें जो मिलना चाहिए देखने में, तो जो चीज दिखनी चाहिए वो कुछ इस प्रकार से दिखना चाहिए। ये हमारा मान लेते हैं प्लेट है और इससे जब एटम टकराए तो ये मान लेते हैं हमारा म्यू प्लस म्यू z है और माइनस म्यू z है। तो इसके बीच में वेक्टर कुछ भी आना चाहिए, ऐसे कुछ भी आ सकता है, स्पेसिफिक नहीं। ये हमारा बताता है क्लासिकल मैकेनिक्स। अब हम देखते हैं फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स। फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स से देखें तो यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन हो रहा है जेड है, ये वाई इसमें डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन है। तो जेड जो डिफ्लेक्शन है लिख देता हूँ, डिफ्लेक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है म्यू z से। और क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है, ये होता है वो होता है एमएल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और एमएल का वैल्यू कितना होता है, एमएल का वैल्यू होता है वो डिपेंड करता है एल पे, और एल का वैल्यू कहता है वो क्वांटाइट बोल सकते हैं, और या बोले तो फिक्स वैल्यू होता है। यही होता है एल का 1 2 3 4 5 6 ऐसे इस प्रकार से कुछ ना होगा, लेकिन इंटीजर के रूप में फिक्स वैल्यू होता है। इसी प्रकार एमएल का वैल्यू क्या होता है, एमएल का वैल्यू होता है 2l+1, नंबर ऑफ एमएल वैल्यू होता है 2l+1। और उदाहरण के लिए अगर आपको समझ में तो देखिए, अगर एल का वैल्यू 3 है तो एमएल का वैल्यू कितना होगा, -3 2 3, तो ये होगा -3 -2 -1 0 1 2 3 इस प्रकार से। तो इसमें मैं क्या क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि क्वांटाइज वैल्यू का इसमें -3 के बाद में 3 आएगा, यानी यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे इस टाइप से लाइन नहीं मिलेगी, इसके बीच में ऐसे नहीं, इसके यहाँ पे ये 2 माइनस का 2.5 नहीं आएगा इसमें। लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स से देखें तो उसके बीच में वैल्यू कुछ भी ले रहा था, ऐसे रैंडम वैल्यू कुछ भी आ रहा था। तो क्लासिकल अकॉर्डिंग क्लासिकल मैकेनिक्स हमें कुछ ऐसी इस प्रकार से वैल्यू मिलना चाहिए। और क्वांटम मैकेनिक्स के आधार पर अगर इसे देखें तो ये एमएल के वैल्यू पर ये डिपेंड कर रहा है, यानी तो सीधा लिख सकते हैं ये। और इससे हमें कुछ इस प्रकार की क्वांटाइज वैल्यू मिलनी चाहिए। ये लाइनें कितनी भी हो सकती है, लेकिन उसके बीच में इस प्रकार की लाइंस मिलनी चाहिए, ना कि स्ट्रेट ऐसे प्लेन कुछ भी इस प्रकार से क्लासिकल मैकेनिक्स। तो ये हमें क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स के आधार पर हमें जो ऑब्जर्व डाटा मिलना चाहिए उसका हमने अध्ययन कर लिया। अब हमारा तीसरा और लास्ट क्लास में देखेंगे स्टर्न के कि एक्चुअल में हमें डाटा मिला था वो क्या था, और उससे हमें नया चीज क्या से देखने मिला। तो नेक्स्ट क्लास में शायद हम जो हमारा ये टॉपिक है वो खत्म करेंगे। और अगर आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में अभी से मूव होना चाहते हैं तो वीडियो रेडी होने के बाद में उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक के आधार पर आप नेक्स्ट वीडियो में डायरेक्ट मूव हो सकते हैं। और यही कहूंगा कि हमारे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे वीडियो पसंद आते तो लाइक कर दीजिए। अगर किसी प्रकार का डाउट है, कुछ कहना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।